ठीक है, आज हमारा कौन सा लेक्चर है? लेक्चर 11। हमारा ऑलमोस्ट सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कुछ एक दो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट अगर रहते हैं तो वो कल हम फाइनल डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपके इस PYQ भी नहीं बोलेगे, वो तो TYQ हो जाएगा, जो इसी साल आए हैं सॉल्यूशंस के। ठीक है, दिस ईयर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लिखना है, लिखो पहला क्वेश्चन। The observed and molecular, the absorbed and normal, the observed and normal molar masses, the observed and normal molar masses of compound MX2 are 65.6 and 164 gram per mole, 164 gram per mole respectively. The percent degree of ionization of MX2 is dash percent. नियरेस्ट इंटीजर में ये आंसर देना है, बिना बोले शांति से अपने आप करो क्वेश्चन। भाई बात मत करो। हमको दो मासेस दे रखे हैं और हमको अल्फा की वैल्यू बतानी है, और एक कंपाउंड दे रखा है AX2 या MX2 बोल लो। हाँ, नहीं समझ आ रहा जागृति क्या करना है? आज जाके लेक्चर देख लेना कल वाला। तो हमको क्या दे रखा है? MX2 दे रखा है। तो ये कितने आयंस में टूटेगा? मतलब N की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? 3 हो जाएगी। N की 3। I हमने क्या पढ़ा था? अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं हम, अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते तो ऊपर एबनॉर्मल आती है और नीचे नॉर्मल वाली आती है, और अगर हम मोलर मास की टर्म में करते हैं तो ऊपर नॉर्मल मोलर मास आएगा और नीचे एबनॉर्मल मोलर मास आएगा। तो यहाँ के नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व्ड, हाँ ऑब्जर्व्ड और एबनॉर्मल मोलर मास सेम बात होती है। तुमको ये अलग अलग मतलब क्वेश्चन में मिलेगी, कभी ऑब्जर्व्ड मिल जाएगा, कभी नॉर्मल की जगह एक्सपेक्टेड मिल जाएगा, कैलकुलेटेड मिल जाएगा, इस तरह की वर्डिंग मिलेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोलर मास। तो नॉर्मल मोलर मास इन्होंने 164 और ऑब्जर्व कितना है? यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगा इसको डिवाइड करके? 2.5 आएगा। आई आ गया हमारे पास, N भी हमको पता है, और ये पता चल रहा है कि 2.5 है तो मतलब डिसोसिएशन ही हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएशन यूज करना है I इज इक्वल टू 1 प्लस N-1 अल्फा, या फिर अल्फा को लिख सकते हैं I-1 अपॉन N-1। अल्फा ही निकालना है मुझे, तो I कितना है? 3 माइनस 1, सॉरी I क्या है? 2.5 माइनस 1, N की वैल्यू क्या है? 3। तो ये आ गया 1.5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 0.75। अगर परसेंटेज में निकालेगी तो कितना आएगा अल्फा? 75%। तो 75 इसका आंसर था। ये आया था क्वेश्चन
25 24 जन की शिफ्ट में आया था। लिख लो इसको, सॉल्यूशन को लिख लो। क्लियर ना ये वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट? What is the freezing point depression constant of a solvent comma 50 gram of which contain 1 gram 50 gram of which contain 1 gram non-volatile solute, 1 gram non-volatile solute, ब्रैकेट में लिखो मोलर मास is 256 gram per mole, is 256 gram per mole, and decrease in freezing point is 0.40 Kelvin. Decrease in freezing point is 0.40 Kelvin. मुझे KF की वैल्यू बतानी है केल्विन किलोग्राम पर मोल में। हाँ, डेल्टा TF की वैल्यू है। जिसकी शिफ्ट में आ गया उसकी तो चांदी होगी, 4 नंबर फ्री के। क्या फॉर्मूला यूज का? TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मुझे सॉल्वेंट का यहाँ पे 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर, ठीक है, तो अपने पास क्या रह गया? क्या वैल्यू हो गई? 0.4 मल्टीप्लाई बाय 256 बाय 1000। जो भी यूनिट आएगी अपनी किस में आएगी? किलोग्राम पर मोल में। एक्चुअली में रहेगा ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो ग्राम पर किलोग्राम इसकी यूनिट रहेगी। जो ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर करते हैं इसको एक्चुअली में किलोग्राम, मतलब मैंने क्या किया है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 को मैं लिख सकती हूँ 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय किलोग्राम। तो कुछ नहीं, मैंने बस 1 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को ताकि मेरी यूनिट मैच करे। तो इसको कैलकुलेट करके 5.12 आएगा, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। लिख लिया सबने? अगला क्वेश्चन लिखो। Arrange the following solution in order of their increasing boiling point. In order of the increasing boiling, हम 4 सॉल्यूशन दे रहे हैं, ऑप्शंस भी मैं दूंगी। ये भी क्या इसको -4 मोलर NaCl, 10⁻⁴ ऑप्शन है। नहीं, बिना ऑप्शन के ही करो ना, मुझे ऑर्डर बताओ।
सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कौन से सॉल्यूशन का होगा? फोर्थ का होगा, फिर थर्ड का होगा, फिर फर्स्ट का, फिर सेकेंड का। कैसे किया है? देखो, 3 ऑप्शन में NaCl है, एक ऑप्शन में यूरिया है, तो यूरिया तो डिसोशिएट नहीं करता है। हमको सॉल्यूशन चैप्टर में जनरली कौन से 3 सॉल्यूट मिलते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में? या तो यूरिया मिलेगा, या सुक्रोज मिलेगा, या ग्लूकोज मिलेगा। सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं, तो कभी कभी उसका नाम केन शुगर लिखा मिलेगा, तो वो तुमको पता होना चाहिए कि वहां पे उसका मास 342 ग्राम पर मोल लेना है, कि वो सुक्रोज है। तो ये 3 जनरली मिलते हैं। या फिर अगर कोई तुमको दिख रहा है कि नॉन आयनिक नहीं है, तो उसको हम ऐसे सॉल्यूट मानेंगे जो डिसोशिएट या एसोसिएट नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज? तो अब इन चारों में से यूरिया तो डिसोशिएट नहीं करता है, ना वो एसोसिएट करता है, ना वो डिसोशिएट करता है, तो उसके लिए आई की वैल्यू मैंने मान ली 1, मान क्या ली होगी आई की वैल्यू 1। तो इसका तो सबसे कम होगा। अब डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? मोलैलिटी। मोलैलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म ही है, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू इसके लिए तो 1 है, बाकी सबके लिए 1 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे कम वैल्यू हो जाएगी डेल्टा टीबी की। क्या ये चीज क्लियर है? और डेल्टा टीबी की वैल्यू कम है मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम, क्योंकि ये डिफरेंस किसका होता है? टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये चीज सब में सेम है, ये चीज सब में सेम है। अब डिफरेंस ज्यादा है तो वो इसकी वजह से, ज्यादा या कम सब किसकी वजह से? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वजह से, जिसका मुझे ऑर्डर बताना है। तो सबसे कम किसका हो गया? यूरिया का। तो सेकंड नंबर को हमने सबसे लास्ट में रख दिया। अब तीनों में ही NaCl है, तो आई तो सब में ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? सिमिलर सा रहेगा। थोड़ा बहुत जो ज्यादा जैसे जो ज्यादा डाइल्यूट होगा उसमें आई हो सकता है, आई हल्का हल्का चेंज करेगा, पर उसके बेसिस पे हम नहीं बता पाएंगे। तो अब चेंज क्या कर रहा है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे दे इन्होंने मोलैरिटी रखा है, पर हमको यहाँ पे क्या सोचना है, क्योंकि मोलैरिटी में भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, मोलैलिटी में भी ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम इसको मान के चलते हैं कि 10⁻² मोल्स ऑफ NaCl या 10⁻³ मोल्स ऑफ NaCl। तो अब डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है? कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अब जिसकी कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा उसका डेल्टा TF, डेल्टा T भी सबसे ज्यादा, और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिर सबसे ज्यादा। समझ रहे हो ना ये चीज? इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो अब सेकंड नंबर पे किस मतलब सबसे, इसके बाद किसका आना चाहिए तीनों में से? सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? 10⁻⁴ सबसे कम है, तो हमने फर्स्ट को रख दिया इधर, फिर थर्ड, और फिर, तो ये ऑर्डर रहेगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पहले हमने कंपैरिजन किया कि सॉल्यूट मेरा डिसोशिएट कर रहा है या नहीं कर रहा वाले पे। सेकंड में हमने किया कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा वाले। क्लियर है ये चीज? लिख लो इसको। समझ आया ना जागृति? क्या? नहीं नहीं, आज क्वेश्चन ही करने हैं अपने को। मैं बोल रही हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो पूछने वाली। लिखो क्वेश्चन लिखो। 1.24 ग्राम, 1.24 ग्राम of AX2, of AX2, of AX2 ब्रैकेट में लिखो मोलर मास इज 124 ग्राम पर मोल, 124 ग्राम पर मोल is dissolved in 1 kilogram of water, is dissolved in 1 kilogram of water to form a solution
to form a solution with boiling point of 100.0156 degrees Celsius. To form a solution with boiling point of 100.0156 degrees Celsius. While 25.4 gram of AY2, ये अलग सोल्यूट है, AY2 ब्रैकेट में मोलर मास लिखो 250 ग्राम पर मोल, ब्रैकेट में मोलर मास 250 ग्राम पर मोल in 2 kilogram of water constitutes a solution with boiling point of 100.0260 degree Celsius. ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है सेकंड वाले सॉल्यूशन का. और Kb को is given 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ठीक है, Kb की वैल्यू दे रखी है, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ इसकी. ये बॉइलिंग पॉइंट सबने नोट कर लिया है, बता दिया. बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया ना. हमारे ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है कि AX2 इज फुली आयनाइज्ड, AY2 is completely unionized. सेकंड ऑप्शन में गिवन है AX2 fully ionized. थर्ड में बताना है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है AX and AY2 ionized. डी में है आर आयनाइज्ड. तो हमको जो डेटा दे रखा है उससे हमको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा, कि क्या AX2 पूरा अपने आयंस में टूटा है या AY2 पूरा आयंस में टूटा है या नहीं. तो तुमको क्या निकालना है इसमें, इसके आयंस के इक्वल आ जाता है मतलब वो कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ है, और अगर वो 1 के इक्वल ही रहता है मतलब वो कुछ भी आयनाइजेशन नहीं हुआ है. तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करना. तो हमको सारा, जब हमको सारा डेटा गिवन हो ना, मतलब Kb की वैल्यू भी, मोलैलिटी की वैल्यू भी, तो सोचा करो कि वहां पे I की वैल्यू पूछी जा रही है. क्योंकि तुमको यहाँ पे डेल्टा Tb भी दे रखा है, मोलैलिटी भी दे रखी है और Kb भी दे रखा है. सेम मतलब देखो दोनों में अपने AX2 है, AY2 है, तो दोनों में मैक्सिमम 3 आयंस बन सकते हैं, एक A का और 2 Y का या 2 X के. तो अगर I की वैल्यू 3 आ जाती है मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया है, और I की वैल्यू अगर 1 ही रह जाती है या फिर दोनों में ही 3 आ रही है तो दोनों कंप्लीटली आयनाइज्ड है. और कुछ भी नहीं, मतलब 1 के हिसाब से आ रही है तो मतलब कुछ भी आयनाइजेशन नहीं हो, जैसा मेरा सोल्यूट था वैसा ही रहा है, ये मतलब होता है. यूवी सॉल्वर मतलब क्या हुआ कि I की वैल्यू AX2 के लिए क्या आ रही है
मतलब वो कंप्लीटली आयनाइज्ड हुआ है, उसके लिए 1 तो मतलब वो कुछ भी आयनाइज नहीं हुआ। हुआ रियान? खुद से कैलकुलेट कर ले, वहां पे तेरे को कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। और तुम्हारे पेपर में पूछ रखा है, मतलब इस तरह का तो पूछते ही है वो। पहला अगर हम ax2 की बात कर रहे हैं, ax2 में टीबी कितना दे रखा है, 100.0156 है ना, 156 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब सॉल्वेंट हमको क्या लेना है यहाँ पे, वाटर। तो सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी निकल जाएगा, तो या फिर इसको केल्विन लिखो, एक ही बात है। 0.0156। अभी यहाँ पे सुन ले कम, डेल्टा टीबी निकाल लिया, ये हमको गिवन है, टीबी नॉट की वैल्यू हमको पता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टीबी निकल गया। डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है, आई मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकलती है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास मल्टीप्लाई बाय सॉल्वेंट। कितना दे रखा है हमको मास ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg। तो ऊपर 1000 लिखो या सिंपल इसको 1 kg लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये केबी की वैल्यू देखिए, तो मतलब अब हमको सब गिवन है, तो तुमको यहाँ पे अपनी बुद्धि यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में भी ऐसा आ रहा है कि सब कुछ डेटा गिवन है, मतलब वो तुमसे आई पूछना चाह रहा है, ठीक है, तो वरना वो फालतू क्वेश्चन में नहीं बनाएगा ऐसे ही सब डेटा देकर। तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, केबी कितना, 0.52 डिवाइडेड बाय, आई निकालना है तो इसके डिवाइड में ये हो जाएगा डेल्टा टीबी डिवाइड बाय केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। डेल्टा टीबी कितना है, 0.0156, केबी की वैल्यू है 0.52। ये इसका मल्टीपल में ही आएगा, कुछ 3 गुना करेंगे तो ये आता है, 3 पे आता है ना। उसके मल्टी में क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है, पहले वाले का 1.2, उसका मोलर मास कितना है 124 ग्राम। उसके बाद वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1.24, और वेट ऑफ सॉल्वेंट, अरे सॉरी 1.24, और मोलर मास कितना दे रखा है 124, ये गिवन है। और सॉल्वेंट का मास 1 kg है। इस कैलकुलेशन के लिए तेरे को कैलकुलेटर चाहिए था रे, 124 से 124 कट गया, मैं अपना 52 का ये 3 में मल्टीपल है, नीचे एक और जीरो का कहा, 1 पॉइंट क्या क्या, आई आएगा अपना 3, ठीक है। आई की वैल्यू यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, एक तो ए आयन में टूटा होगा और 2 एक्स नेगेटिव में टूटा होगा, मतलब कितने आयन है 3। 100% हमको मान के चल रहे हैं हम, तो एन की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो I3 आ गया, मतलब मेरा जो AX2 है फुल्ली आयनाइज्ड हुआ है, 100% आयनाइज्ड। अब हम निकालेंगे AY2 के लिए। AY2 में क्या दे रखा है, डेल्टा टीबी कितना हो जाएगा उसका, 0.026 दे रखा है, 256 नहीं है। डेल्टा टीबी भी लास्ट में कितना है, वो 260 है, 260 डिवाइडेड बाय केबी की वैल्यू सेम रहेगी 0.52 मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी, यहाँ पे कितना वेट दे रखा है 25.6,
25 पॉइंट, और ऊपर कितना है इसका मोलर मास कितना दे रखा है, और ऊपर तो 1 kg है। अब इसको सॉल्व करके हमको आई क्या मिल रहा है, अच्छा इधर 2 kg है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करके हमको आई की वैल्यू मिलेगी 1। आई की वैल्यू 1 मिलने का मतलब है कि जैसा सॉल्यूट था वो सॉल्यूशन में भी वैसा ही है, ना तो वो डिसोशिएट हुआ है ना वो एसोसिएट हुआ है। तो मतलब क्या हो जाएगा कि AY2 इज कंप्लीटली अनआयनाइज्ड और AX2 इज कंप्लीटली आयनाइज्ड। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लो ये कैलकुलेशन के साथ। समझ गए ना कैसे किए, मतलब तुमने अच्छा क्वेश्चन कर लिया। जो भी अप्रोक्स कैलकुलेशन से देख ले हैं तो मतलब आसपास 1 ही है ना, ठीक है चलेगा। हम ऑप्शन के हिसाब से भी फिर अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। इन्होंने पार्शियली कहीं वर्ड यूज नहीं कर रखा है। अगला क्वेश्चन लिखो, a solution containing 10 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और कोशिश करो कि कैलकुलेटर थोड़ा कम यूज हो, हमारे मेन एग्जाम में तो रहेगा नहीं। A solution containing 10 gram of an electrolyte, 10 gram of an electrolyte AB2 in 100 gram of water, in 100 gram of water boils at 100.52 degree Celsius, 100.52 degree Celsius. The degree of ionization of the electrolyte अल्फा, ब्रैकेट में लिख लो अल्फा, इज इक्वल टू डैश लगा दो, डैश इंटू 10⁻⁻1। मोलर मास दे रखा है इसका, इसमें AB2 का जो मोलर मास है वो कितना है, AB2 गिवन 200 ग्राम पर मोल, और KB की वैल्यू दे रखी है पॉइंट, इन्होंने तो सभी दे दिया, इतना देना नहीं चाहिए, किलोग्राम पर मोल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक दे दिया है, जिसको ना पता हो तुम अपने आप से कर लो। हाँ, आयनाइजेशन कांस्टेंट कहीं लिखा हो तो उसका मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, अगर कहीं एसोसिएशन हो रहा है तो उसको एसोसिएशन कांस्टेंट बोल दो। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो अभी तेरी नोटबुक चेक की नहीं होगा, मेरे वाले आंसर्स लिख रखे होगे तूने। कैसे करेगी इसको, अभी तेरी मम्मी को फोन करके बोलो, पूछना क्या आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। कैसे किया, सबसे पहले हमने आई के, अब हमको सारा डेटा गिवन था बॉइलिंग पॉइंट का और सब कुछ, तो हमको क्या कैलकुलेट करना था, आई, हमने आई निकाला और डिसोसिएशन वाले फॉर्मूले से अल्फा निकाला, वही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ लो कैसे क्वेश्चंस करने हैं, जो जिसने नहीं अटेम्प्ट किए या जिसको नहीं समझ आया यहाँ देख लो। आयुष क्या कर रहा है, अपने पास डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा, 0.52 डिग्री से या फिर भाई
तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय केबी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है? किसकी चार्जिंग खत्म है? दूसरा माइक लेके आना। इन सब में पूरा ध्यान रहता है तेरा, बस क्वेश्चंस में ही नहीं रहता है। नहीं, लेकिन इन सब में रहता है, उसमें नहीं रहता है, बुक्स में। सही बोल रही क्या नहीं बोल रही? तेरा दोनों में से किसी में नहीं रह रहा है। तुरंत कनेक्टेड ही है ना। ठीक है, पर थैंक यू बताने के लिए। चलो ठीक है, बस यहाँ से कट करेंगे, अब अगला स्टार्ट कर। मोलैलिटी वेट कितना दे रखा है? 10, और उसका मोलर मास 200, और सॉल्वेंट का वेट ऊपर 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर। आई मुझे निकालना है। आई यहाँ पे भी 2 0 से 2 0 सब कट गया, I2 के इक्वल आ गया। ठीक है, वाह कितना अच्छा कैलकुलेशन है। I इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा निकालना है ना मुझे, तो I माइनस 1 अपॉन n माइनस। I कितना है 2, n कितना होगा 3, 1/2, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻⁻1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आया था अपना क्वेश्चन जेईई मेन 2024 में। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, 12:30 तक जितने होंगे, 12:20 तक। ए सॉल्यूशन ऑफ 122 ग्राम, a solution of 122 gram of benzoic acid in 1000 gram of benzene shows a boiling point elevation of 1.4 degree Celsius. Of 1.4 degree Celsius. Assuming that elevation of 1.4 degree Celsius. Assuming that solute is dimerized to the extent of 80%. Calculate the normal boiling point of benzene. Calculate the normal boiling point of benzene. Given data में लिखो, given molar enthalpy of vaporization of benzene is 7.8 kilocalorie
पर मोल। क्या एवेपोरेशन की 7.8 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो मैं तुमको तरीका बता रही कि कैसे अप्रोच करना है। डेल्टा मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें वो केएफ वाला केबी वाला फॉर्मूला, केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी स्क्वायर डेल्टा एच वेपराइज, वो उसका इस्तेमाल होगा ही होगा। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो सॉल्यूट का वेट गिवन है, फिर सॉल्वेंट का वेट भी दे रखा है इन्होंने, और डेल्टा टीबी की वैल्यू भी दे रखी है, दे रखी है ना डेल्टा टीबी की वैल्यू। तो हमको अभी डेल्टा टीबी की वैल्यू, हमको केबी की वैल्यू गिवन नहीं है इसमें, है ना, केबी की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम पहले केबी की वैल्यू निकालेंगे। पर क्योंकि इसमें सॉल्यूट डाइमराइज हो रहा है, मतलब आई का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और डाइमराइज होने का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन, कि वो दो ए से एक A2 बना है, तो इसमें N तो हम 2, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एसोसिएशन वाला। एक्सटेंट ऑफ 80%, उसका मतलब क्या हुआ, अल्फा दे रखा है हमको एसोसिएशन का, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8। उसके हिसाब से पहले आई निकालो, फिर केबी की वैल्यू निकालो, फिर केबी की वैल्यू निकाल के जो वो बड़ा फॉर्मूला है, केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। हमको बताना क्या है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट बताना है, तो वो इसी से आएगा। इसमें क्या यूज करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट यूज करते हैं ना, फिर ये निकालेंगे, मतलब 3 फॉर्मूलाज यूज हो रहे, निकालनी पड़ेगी। आई की वजह ऐसे ही ये वाला यूज करते हैं ना, है ना, तो 1 + 1/2 - 1 अल्फा 0.8 दे रखा है, तो इतना ध्यान रखना कि आई की वैल्यू 1 से कम ही आएगी, तो वहीं पे तुम्हारा अगर ज्यादा आ रही है तो मतलब तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो। टीबी नोट की जरूरत नहीं है हमको, ये सोलवेंट का निकालना है, तो टीबी नोट ही हमको निकालना है, ये सोलवेंट का ही बॉइलिंग पॉइंट होता है ना इस फॉर्मूला। केबी की वैल्यू किसके लिए होती है, जो केबी डिफाइंड होता है वो किसके लिए होता है, जब मैंने तुमको ये प्रॉपर्टीज करवाई थी उसमें मैंने साफ साफ लिखवाया था कि जो केबी केएफ है वो सोलवेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब अगर सोलवेंट चेंज होगा तो इनकी वैल्यूज चेंज होगी, वरना सेम वैल्यूज रहेगी। हमको केबी गिवन नहीं है, पहले तो केबी निकाल, उसके बाद बताती हूँ। हमको उसके लिए सिर्फ डेल्टा टीबी चाहिए, जो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है, एलिवेशन दे रखा है ना 1.4 डिग्री से बढ़ा, तो डिफरेंस है ना वो, तो डेल्टा टीबी गिवन है, आई की वैल्यू मैं ऐसे निकाल लूंगी, मुझे भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी को। एक बार ट्राई करो, फिर मैं तरीके से बताऊंगी। मोलर मास सब तुम जीओसी सब पढ़कर आ चुके हो, केबी की वैल्यू नहीं निकाल रखे, निकालनी पड़ेगी, तो आगे टीबी निकालना। आर की वैल्यू इसमें क्या लेनी चाहिए, हाँ तो 2 कैलोरी पर मोल। क्या वो नहीं समझ आ रहा कैसे करना है, तेरा का तो नहीं आएगा। नहीं 418 केल्विन कुछ आ रही है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो लाइन बाय लाइन सोल्व कर रहे हैं, ये हमको गिवन डेटा है, इनका एलिवेशन हुआ 1.4 डिग्री सेल्सियस से, मतलब वो डिफरेंस की बात कर रहा है,
तो डेल्टा टीबी कितना हो गया 0.4 डिग्री सेल्सियस। ये सॉल्वेंट का वेट गिवन है पहली लाइन में, ये सॉल्यूट का वेट गिवन है। यहां तक सबको क्लियर है? उसके बाद उसने बोला है कि डाइमर बना है, डाइमर बना है और 80% एसोसिएशन हुआ है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या 0.8 और डाइमर बना तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यहां तक सबको क्लियर है? अब हम क्या निकालेंगे इससे आई। आई हमने निकाला 1 प्लस 1/n-1। ये चेक कर लेना, ये फॉर्मूला एक बार रीचेक कर लो, इनटू अल्फा, यही है ना फॉर्मूला। तो n की वैल्यू मुझे 2 पुट करनी है, अल्फा की वैल्यू 0.8 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 0.8 डिवाइडेड बाय 2 माइनस में, तो ये आ जाएगा 0.6। आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी। क्लियर है ये? उसके बाद हमको क्या देखना है, इसमें क्वेश्चन में इन्होंने पूछ रखा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताओ बेंजीन का, मतलब टीबी नोट बताना है मुझे। ठीक है, हमको इंक्रीज्ड वाला नहीं बताना है, हमको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बताना है। तो पहले मैंने आई निकाल लिया। अब मुझे क्वेश्चन में अगर मैं डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या आएगा ABM, ये चीज मुझे गिवन है। आई मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मोलैलिटी निकाल सकते हैं क्योंकि मुझे डेटा गिवन है। सॉल्वेंट का मास, सोल्यूट का मास, मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मोलर मास कितना आएगा 30, 120, 122, 122 क्या आएगा ना। बेंजोइक एसिड का मोलर मास। ये चीज क्लियर है ना कैसे निकाला? मोलर मास तो निकाल लोगे ना। तो अब हमको सब कुछ गिवन है, केबी की वैल्यू निकालनी है मुझे। केबी क्या हो जाएगा मोलैलिटी, डेल्टा टी 1.4, आई की वैल्यू 0.6। मोलैलिटी में पहले वेट ऑफ सॉल्यूट लिखेगी कितना दे रखा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका सॉल्यूट का 1000 ग्राम गिवन है, तो नीचे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई उसको किलोग्राम में करने के लिए कट गया। 14/6 कितना रहेगा 14/6 2 पॉइंट, चलो एक बार 7 3 मेरी केबी की वैल्यू आ गई केल्विन। सबको क्लियर है कैसे निकाला है? अब मुझे निकालना है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, जो कि मुझे पता है कि अगर हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है तो मेरे को उस टाइम क्लिक करेगा कि वो फॉर्मूला यहाँ यूज हो सकता है। तो वो फॉर्मूला क्या है Kb इज इक्वल टू m डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। और ये जो टीबी यहाँ पे लिखते हैं हम, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, मतलब ये टीबी नोट होता है एक्चुअली में, और ये मोलर। अब सब कुछ गिवन है हमको इस डेटा में, सिर्फ टीबी हमको निकालना है। तो टीबी स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा केबी मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच वेपराइजेशन। किसको, ये किलो कैलोरी में दे रखा है तो हम इसको कैलोरीज में पुट कर लेंगे, क्योंकि आर की वैल्यू हम 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल पुट करेंगे। या फिर आर को चेंज कर दो या इसको चेंज कर दो, दोनों में से एक चीज को चेंज करना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय हमको निकालना है डेल्टा टीबी, ये इधर गया, ये नीचे आ गए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बेंजीन का मास कितना होता है मोलर मास 78 मल्टीप्लाई बाय आर। आर यहाँ पे इसलिए कैलोरीज में लेंगे क्योंकि डेल्टा एच हमको कैलोरीज में दिया, ताकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि टीबी में कहीं भी कैलोरीज की यूनिट तो नहीं आएगी, सिर्फ एक केल्विन की यूनिट रहेगी। तो यहाँ पे आर 2 कैलोरी
पर केल्विन पर मोल। क्या है 78 ग्राम पर मोल। ये निकाला 7/3 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और कितना दे पर मोल ना? तो अब इनको डिवाइड कर दो, आंसर निकाल दो। तो यूनिट्स में तुमको यूनिट्स कैंसिलेशन वाला चीज बता दी। केबी की यूनिट क्या है? केल्विन किलोग्राम पर मोल मल्टीप्लाई 1000। एच की यूनिट क्या है? कैलोरी पर मोल डिवाइडेड बाय M1 की यूनिट क्या है? 78 ग्राम पर मोल। ये वाला फैक्टर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ग्राम पर किलोग्राम इसकी यूनिट होगी। आर की यूनिट क्या है? कैलोरी पर केल्विन। इस कैलोरी से ये कैलोरी जाएगा, मोल से मोल जाएगा, और ग्राम पर मोल से ये यूनिट बच गई है लास्ट में, सब कुछ कैंसिल करके। ये एक्चुअली किसकी यूनिट है? के स्केयर बोल सकती हूँ मैं इसको। और इस साइड क्या है? तो वो जस्टिफाइड है, मतलब हम कैलकुलेशन सही कर रहे हैं। जो हमने यूनिट्स ली है वो बराबर लिया, जो वैल्यूज पुट करी है वो बराबर पुट करी है। तो इस तरह से हमको यूनिट्स का खेल समझना है। तो अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करके बता दो। क्या? 418 समथिंग केल्विन आ रहा है ना? ठीक है, घर से ट्राई करना है कैलकुलेशन, टीबी की वैल्यू निकाल के आना, मतलब इसका रूट भी करना पड़ेगा अभी। 18 418.33 केल्विन। ठीक है, मतलब ठीक है, आसपास है ना 418 419, ठीक है, मतलब कैलकुलेशन में हल्का एरर हुआ होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, घर जाके कैलकुलेट करना। एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्प्लेक्स रिलेटेड। मैं तुमको बस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसका पूरा चैप्टर है हमारे 12th में। बस तुम उसके बाहर वाले आयन से सिर्फ वही डिसोशिएट, मतलब अंदर वाला कॉम्प्लेक्स पानी में डिसोशिएट नहीं होता है। तो अगर कोई मेटल है, उसके यहाँ पे लीगेंड्स लगे हुए हैं, इसको लीगेंड्स बोलते हैं, जो मेटल को डेंसिटी डोनेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो NH3 के 6 लीगेंड है और यहाँ पे है, तो ये अंदर वाला कॉम्प्लेक्स एज ए आयन जाएगा और बाकी 3 Cl आयन जाएगी। तो मतलब इसके टोटल